हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर की सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरी के पूरी बिलासपुर रियासत को, कैसे वो जिले के रूप में बना, कैसे वो रियासत थी, क्या क्या उसमें चेंज हुए, कैसे उनके कौन कौन उनके राजा थे, कैसी उसमें नदियां हैं, कैसी उसमें, ये सब कुछ आज हम कवर सीरीज में कवर करेंगे। तो देखिए आज ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलासपुर एक रियासत। देखिए ये प्यारा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को देखें तो हम पाएंगे कि बिलासपुर हमारा ये रहा, हमारा बिलासपुर। उसके बाद अगर हम देखें बिलासपुर को इंडिया में, तो देखिए ये हमारा प्यारा इंडिया। और अगर हम देखें, अगर हम पूरी इंडिया को देखें तो अगर हम पूरे इंडिया में देखें, इंडिया में हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं ये हमारा इंडिया रहा, इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश रहा, और हिमाचल प्रदेश में रहा बिलासपुर। ये हमारा क्या है, बिलासपुर है। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखिए हमने इंडिया में लोकेशन देख ली। हिमाचल प्रदेश कहाँ है इंडिया के, अगर हिमाचल प्रदेश को देखें, ये हमारा इंडिया है, और हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश कहाँ आता है, ये आता है हमारे उत्तर दक्षिण में। देखिए नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं होगी। और अगर हम देखें तो हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ रहा है भारत में, उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में। और नॉर्थ में हमारा हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर कहाँ है, तो देखिए ये हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये रहा बिलासपुर। तो हिमाचल प्रदेश के, अब देखिए हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कहाँ पर आया, साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में क्या है, बिलासपुर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये रहा, ये हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा छोटे व्यू में, ये हमारा बिलासपुर हमारा छोटे व्यू में है। तो लार्ज व्यू में देखते हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा बिलासपुर, ये रहा हमारा पूरा का पूरा बिलासपुर, ये हमारा बिलासपुर हो गया। और अब हम देखेंगे सबसे पहले कि बिलासपुर के नॉर्थ, साउथ, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं या राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले इसके पड़ोसी राज्य और पड़ोसी जिलों के बारे में देखेंगे। देखिए ये हम देखेंगे, ये हमने बनाई है, ये इसका बिलासपुर को हमने डायरेक्शन बांट दी। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। अब हम देखेंगे कि उत्तर में कौन कौन से जिले या कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए ये हमारे पास आए इतने जिले या इतने राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम देखें, उत्तर में ऊना, उत्तर में हमीरपुर, और उत्तर में मंडी भी आता है। 3 आ गए हमारे पास, ऊना, हमीरपुर। मुख्यतः ऊना और हमीरपुर ही लेंगे हम। ठीक है, अब उसके बाद अब बारी आती है, ये हो गया हमारा नॉर्थ में। अब बारी है ईस्ट की, यानी कि पूरब की। तो देखिए पूरब में हमारे को मंडी दिख रहा है, और थोड़ा सा हमारे को सोलन दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दक्षिण की, यानी कि साउथ की। साउथ में सोलन, सोलन, साउथ में क्या है हमारा, सोलन है। और उसके बाद बात करेंगे हम वेस्ट की, यानी कि पश्चिम की। तो पश्चिम में आपको पंजाब दिख रहा है। यहाँ से हमारे को क्लियर हो गया कि बिलासपुर कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा 1। तो कौन सा है, पंजाब। और उसके बाद कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4। 4 जिलों के साथ अपनी ये सीमा साझा करता है, उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में। पश्चिम में ये एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, जो कि कौन है, पंजाब। ये हमने देख लिया। अब उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंडिया, सबसे पहले हमने देखा इंडिया को। इंडिया के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में एक जिला है बिलासपुर, बिलासपुर, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमें ये ज्ञान हो गया कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरे भारत में कहाँ है, और बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में स्थित है या डायरेक्शन में स्थित है। अब देखिए बिलासपुर के उत्तर में अगर हम पाए, तो उत्तर में हमें क्या दिख रहा है, उत्तर में हमें दिख रहे हैं ऊना और हमीरपुर, ऊना और हमीरपुर। ठीक है, 2 हमें दिख लिए। दक्षिण में सोलन, थोड़ा सा पंजाब भी लगता है, मुख्यतः सोलन। पूर्व में, अब पूर्व में देखिए मंडी और सोलन, और हमने क्या देखा, ये मंडी हो गया, ये सोलन हो गया। वेस्ट में, पश्चिम में हम रिकॉल करते हैं, तो पश्चिम में हम पाते हैं कि पंजाब। तो इससे क्या क्लियर हो गया, इससे क्लियर हो गया कि हमारे पास ये 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिलासपुर की लोकेशन पूरी की पूरी हमारे को क्लियर हो गई। अब देखिए बिलासपुर का जो मैप होता है उसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये आपको ये दिख रही होगी,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन सी रिवर है हमारी, सतलुज। सतलुज के बारे में हमने डिटेल में अपने लेक्चर पूरे कर लिए हैं। सतलुज, देखिए बिलासपुर को अगर किसी और चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो सतलुज नदी, क्योंकि उसके द्वारा वहां पर क्या निर्माण किया गया है, गोविंद सागर झील का ये निर्माण किया गया है। तो हमारे को सतलुज नदी इस मैप में हमेशा ही देखने को मिलती है जब भी हम बिलासपुर का मैप देखते हैं। हमारा ये पूरा का पूरा बिलासपुर हुआ। ये बिलासपुर में 1 2 3 4 5 6 6 मुख्यतः तहसील या उप तहसील है। उसके बाद देखिए ये सतलुज नदी आ गई जो पूरी आ गई। अब देखें हम अन्य इसको और क्या फैक्ट है जो हमें पता होनी चाहिए बिलासपुर के बारे में। तो देखिए इसका अनदर नाम या अन्य नाम, ये कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है, तो देखेंगे हम व्यासपुर, बिलासपुर तो है ही, उसके अलावा व्यासपुर, सतधार, कहलूर। सतधार ये भी हो गया, तो 2 नाम हो गए, कौन से, 3 नाम हो गए, बिलासपुर, व्यासपुर, सतधार, कहलूर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये कब हमारे हिमाचल प्रदेश के रूप में आया, दृश्यमय हुआ, तो 1 जुलाई 1954 को। देखिए हमने इसका सफरनामा किया था, वो भी हमने पूरी लेक्चर सीरीज कर लिया है, तो उसमें हमने पाया था कि बिलासपुर का जो हमारे जिले के रूप में आया था वो 1 जुलाई 1954 को आया। लेकिन कौन से जिले के रूप में ये आया था हमारे पास, 5वें जिले के रूप में, यानी कि 5th। यानी कि जब हिमाचल प्रदेश बना तो ये 5वें जिले के रूप में ऐड हुआ, यानी कि इससे पहले 4 जिले कोई और थे। तो उन जिलों का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल अगर हम देखें इसका एरिया तो वो कितना है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर ये है। और अगर हम पाएंगे कि जिला पूरे हिमाचल प्रदेश का, देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखें, अगर हिमाचल प्रदेश का अगर हम रफली मैप बनाएं, ये पूरा हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के ये आया यहाँ पे बिलासपुर, ये इसका हिमाचल प्रदेश का पूरा ये क्या हो गया, बिना जैसे ये मान लीजिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश, अगर हम इसका एरिया देखें तो ये 100% है इस वक्त। बिलासपुर के आने से 100% में से इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, तो वो क्या है, इसने 2.10%। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये कितने परसेंट है पूरे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का, तो 2.10%, 2.10%। ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है जिलों में। हमारे देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, 12 जिले हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे कम एरिया जिसका होगा वो है हमीरपुर। उसका एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का, 2.01%। देखिए अब इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन होने की संभावना क्यों ज्यादा है, अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं बिलासपुर का लिखूं यहाँ पर कितना है, 2.10% ये हमारे बिलासपुर का है, और अगर हम हमीरपुर का लिखूं तो 2.01%। देखिए दो दो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर अंतर आ रहा है, और यही ऑप्शन में आपको हम लिखेंगे बिलासपुर का क्षेत्रफल और उसकी जगह ये लिख देंगे, और यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि कितना है, 2.10%। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है, तो 11वें नंबर पर, 11th नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। अब उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो 327, हमारा बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 327। ये बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व है 327, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से ये 4th नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से ये थर्ड नंबर पे आता है, सॉरी 3rd नंबर पे आता है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 3rd नंबर पे आता है। और उसके बाद अगर हम देखें साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट है इसका 84.59% है, 84.59%, और ये उस हिसाब से 4th नंबर पे आता है ओवरऑल हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कितना है, हमीरपुर का है। देखिए ये 4th नंबर पे आता है लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये 3rd नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये 11th नंबर पे आता है, और डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये 5th डिस्ट्रिक्ट बनी थी हमारी हिमाचल प्रदेश। और इसके अन्य नाम व्यासपुर, सतधार, कहलूर, सत कहलूर। और हमने क्या पढ़ा, और हमने देखा कि यह उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में किन किन जिलों, किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर का भूगोल, कि बिलासपुर के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत होती है। देखिए हम कवर करेंगे हिल्स, फेमस वैलीज, रिवर सिस्टम, स्प्रिंग, टैंक और टोबा, ये हम सब कुछ अपना इसमें कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हिल्स। देखिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हिल या पहाड़ी होती क्या है। पहाड़ी के लिए 2 कंडीशनें होती है, सबसे पहली तो पीक, यानी कि चोटी, किसी भी स्थान की चोटी होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसा कोई फ्लैट सरफेस होगा उसे हम पहाड़ी नहीं बोलेंगे, क्या होनी चाहिए, एक चोटी होनी चाहिए। और हाइट कितनी होनी चाहिए समुद्र तल से, 300 से लेकर 1500 मीटर, इतनी हाइट होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, पीक या पहाड़ी कहलाएगी। अब देखिए पहाड़ियों को अगर हम एक साथ, कोई पहाड़ियों की रेंजेस एक साथ हो, तो अगर 3-4 पहाड़ी एक साथ हो तो क्या बोल दिया जाता है, रेंज बोल दिया जाता है।
ये आगे कैटेगराइजेशन की गई है, लेकिन हम अभी बेसिक देख रहे हैं कि पहाड़ी किसे कहते हैं, कि चोट या पीक होगी और जिसकी हाइट समुद्र तल से 300 से लेके 1500 मीटर। अगर हम अब देखें पहाड़ी या हिल, तो लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में क्या कहते हैं, तो धार कहते हैं, धार। और हम अगर देखिए पिछले लेक्चर में कि हमने देखा था कि बिलासपुर का एक और नाम है सतधार कहलूर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, सत प्लस धार और कहलूर, अगर हम देखिए सत का क्या मतलब हुआ, सात, धार का क्या मतलब हो गया, पहाड़ी मतलब हो गया इसका, और कहलूर का क्या मतलब हो गया, कहलूर यानी बिलासपुर, क्योंकि ये क्या है, बिलासपुर का दूसरा नाम है। तो अगर हम इसमें एक स्टेटमेंट में लिखें, सात पहाड़ियां बिलासपुर में, ये बनती है, तो यानी कि सात धारें। इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर हम पहाड़ियों की बात करेंगे तो बिलासपुर में कितने पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, सात पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन सात पहाड़ियों का नाम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये रही हमारी सातों की सातों, नैना देवी धार, कोट धार, खजियार धार, क्यूण धार, बांदला धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार। देखिए पहाड़ियाँ लिखिए या हम धारे लिखिए एक ही बात है, हम पहाड़ी या धार भी लिख सकते हैं। तो नैना देवी धार, कोट धार, झज्जियार धार, क्यूण धार, बादला धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार, ये हो गई। देखिए हमने क्या कर लिया कि नाम पता कर लिया। अब इनकी लोकेशन पता करनी है, तो हम इनकी लोकेशन देखेंगे पहले मैप में, उसके बाद अपने मैप में। ये रहा हमारा नैना देवी जी। नैना देवी जी आपको कहाँ दिख रहा है, गोविंद सागर जी के पास। तो ये रहा नैना देवी। नैना देवी जी के ऊपर क्या है, यहाँ पर टेम्पल स्थित है, समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई। दूसरा आता है हमारा रतनपुर। रतनपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जनरल डेविड डॉक्टर लोरी ने अमर सिंह थापा को हराया था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तीसरा आ जाता है हमारा झज्जियार धार। झज्जियार धार पर क्या स्थित है, देवी बटोली जी का टेम्पल स्थित है। तो ये रहा हमारा झज्जियार धार। ये रही हमारी सतलुज रिवर, आगे जाके गोविंद सागर बनेगी। तो ये बतला धार आ जाती है, जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाती है बहादुरपुर हिल्स। बहादुरपुर हिल्स क्यों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह बिलासपुर की सबसे ऊंची हिल्स है और यहाँ पर राजा विजय चंद की ये समर कैपिटल, यानी कि समर में आके यहाँ पर रहते थे। ये हो गया हमारे पास, जो जो हम मैप में दिखा सकते थे वो हो गई। अब जो जो बची वो देखते हैं अपने मैप में। देखिए अगर हम रफली देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा नैना देवी धार। तो अगर हम हमें मैप से अवेयर हुए होंगे उसकी पोजीशन कहाँ थी, ये रही हमारी गोविंद सागर झील, यहाँ पर थी, गोविंद सागर के पास थी ना, तो ये नैना देवी धार आ जाती है। उसके बाद ये रतनपुर आ गई, फिर ये बहादुरपुर आ गई, ये हमारी बंदला आ गई। अब ये हमने सारी पढ़ ली। अब कौन कौन सी बची, ये हमने एक और पढ़ी थी झज्जियार, ये पढ़ ली। अब ये रही हमारी कोटधार और ये त्यों, ये होगी हमारी सातों की सातों। ये होगी, हमने कुछ हमने मैप में देख लिया और कुछ हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। तो देखिए ये हमारी सातों की सातों, ये होगी हमारी नैना देवी, ये होगी हमारी कोटधार, ये होगी झज्जियार, ये त्यूण, ये बांदलाधार, ये बहादुरपुर और ये रतनपुर। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले बात आती है नैना देवी धार की। देखिए नैना देवी धार के बारे में, फिर हमारी नैना देवी धार, इनके बारे में सिर्फ दो बातें याद रखनी है, क्या, टेम्पल प्लस फोर्ट। यहाँ पर एक टेम्पल स्थित है और दो फोर्ट स्थित। टेम्पल कौन सा है हमें पता ही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का वो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो नैना देवी जी टेम्पल, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर की है, ये पता होना चाहिए हमें। और दूसरा दो फोर्ट कौन कौन से, फतेहपुर, फतेहपुर फोर्ट, और दूसरा दूसरा आ जाता है हमारे पास कोट कहलूर फोर्ट। कौन सा, कोट कहलूर फोर्ट, ये आ गया। अब दूसरी बात करेंगे हम, देखिए हमने एक की बात कर ली, ये हमारी क्लियर होगी कि इससे हमें तीन बातें याद रखनी। दूसरी है हमारी कोट धार, दूसरी कौन सी आती है हमारी, कोट धार। अब देखिए कोट धार के बारे में क्या बातें याद रखनी है, इसके बारे में याद रखनी है इसकी फोर्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ फोर्ट हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो वो है हमारे पास बछरेटू, बछरेटू, नंबर दूसरा वसीहा, नंबर तीन नौन, नंबर चार ददोगा मलोट, ददोगा मलोट, ये हो गया। प्लस ये कोटधार की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा गया है, तो वो है ककरेर, ककरेर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1430 मीटर, यानी कि ये इससे ऊंची ऊंचाई पर स्थित। तो कोटधार के बारे में एक फोर्ट, चार फोर्ट के नाम याद रखने हैं और एक ककरेर चोटी का नाम याद रखना। अब उसके बाद आती है हमारे पास झज्जियार धार। झज्जियार धार के बारे में देखते हैं। अब देखिए तीसरी हम पढ़ रहे हैं झज्जियार धार। झज्जियार धार के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिख रहा होगा मैप में, यहाँ से मंडी से एक खड्ड आ रही है, खड्ड का नाम था जो सतलुज की सहायक नदी है, यहाँ पर मिल रही है ना, ये हमारी सीर खड्ड, हमारी क्या है ये सीर खड्ड, तो कहाँ से आती है हमारे पास। अब अगर हम देखें सीर खड्ड हमारे पास कहाँ से आती है, इसमें वो आती है हटवार से, कहाँ पर से आती है, यहाँ पर कहाँ से आई है, ये हमारे पास हटवार है, हटवार, और ये सतलुज में मिल रही है,
इसका क्या नाम है, ये है सेरी। और ये कि यहाँ पर क्या कर रही है, झज्जियारदार को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये हमारे पास उत्तर वाला भाग हो गया, ये दक्षिण वाला भाग हो गया। अगर हम लिखें, ये रही हमारी झज्जियार, ये है हमारी सतलुज, ये है हमारी सीरखट, और इसने सीरखट ने इसको दो बराबर भागों में बांट लिया। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ये हो गया साउथ, उत्तर और दक्षिण। उत्तर वाले भाग को बोलते हैं झज्जियार, झज्जियार, और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं भडोल। ये हो गया, दो महत्वपूर्ण बातें देख ली। तीसरी, यहाँ पर जो दक्षिण वाला भाग है ना, यहाँ पर दो मंदिर है। कौन कौन से, देवी भडोली जी का, जिसकी लोकेशन हमने देखी थी, देवी भडोली जी का, हमारे पास गुग्गा गेडवी का, गेडवी, गेडवी, गुग्गा गेडवी, ये हो गया। अब उसके बाद हम तीसरी देखी हमने त्यून। चौथी, चौथी हम देखेंगे अब त्यून। ये हो गई हमारी, ये हो गई, ये हो गई। अब त्यून, त्यून के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या याद रखनी पड़ती, के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी पड़ती है बारे में, ट्यून के बारे में। वो कौन सी है, देखिए ट्यून, हम क्या याद रखेंगे, दो महत्वपूर्ण बात, फोर्ट प्लस टेम्पल। तो फोर्ट के में हमें एक फोर्ट का नाम पता होना चाहिए, वो है सरयू। दूसरा है हमारे पास नौरानगढ़, नौरानगढ़ और सरयू। और टेम्पल, टेम्पल में हमें पता होना चाहिए हरमंदा देवी जी का टेम्पल और सिद्ध गुरुनाथ, सिद्ध गुरुनाथ। इसमें भी फोर्ट है, इसमें भी फोर्ट है, इसमें भी फोर्ट है। हमें पर्टिकुलरली जिस जिस धार में जो जो फोर्ट पड़े वो पता होने चाहिए, क्योंकि मिसमैच करके स्टेटमेंट दी जा सकती है। इसमें भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है हमारे पास रतनपुर धार। रतनपुर धार के बारे में क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर डेविड डॉक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था, ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, यही पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है हमारे पास ये वाली, ये कौन सी है, बहादुरपुर धार। बहादुरपुर के धार के बारे में आपको यहाँ पर कौन सी के साथ सीमा साझा करता है, ये बिलासपुर सोलन के साथ। तो सोलन से एक खड्ड आती थी जिसका नाम था अली खड्ड, जो यहाँ पर बिलासपुर में एंटर होती थी कोटिहरार के पास से। यहाँ पर ये बिलासपुर में एंटर हुई किसके पास से, कोटिहरार के पास। बिलासपुर में एंटर हुई है कोटिहरार के पास से, और ये सतलुज में मिलेगी बेरी घाट के, बेरी घाट के। इसने क्या किया, बहादुरपुर को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो बहादुरपुर के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। और ये है कि ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पीक है, और यह राजा विजय चंद का क्या था, गर्मियों में रहने का स्थान था। ये तीन बातें हो गई। आती है अब बंदलाधार। बंदलाधार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कोटधार में स्थित, हमें पता होना चाहिए कि वो बंदलाधार में स्थित। और बंदलाधार हमारे पास मंडी और सोलन के पास है। ये लोकेशन विद लोकेशन पता होने चाहिए। इनके बारे में ये कुछ फैक्ट थे। आज हम क्या देखेंगे, जो हमने कल पढ़ा तो थोड़ी डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी नैना देवी धार। इसमें हमारे को दो चीजें याद करनी है, टेम्पल और फोर्ट। टेम्पल कौन सा है, नैना देवी जी का। और फोर्ट कौन से है, दो फोर्ट है इसके ऊपर, कोट कैलूर और फतेहपुर फोर्ट, ये दो याद रखने हैं। फिर आ जाती है हमारे पास कोटधार। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है फोर्ट और एक इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक। तो देखिए बछरेटू, बसैया, बसीहा, नौण, ददोगा, महलूट, ये। और इसकी ककरेर, क्या नाम है इसका, ककरेर। और इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से, 1430 मीटर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास झज्जियार धार। इसमें क्या बोला गया था कि झज्जियार धार है, एक खड्ड थी जो दो भागों में डिवाइड करती थी। देखिए सीर खड्ड। अब सीर खड्ड हमारे पास, ये देखिए नॉर्थ और साउथ दो भागों में डिवाइड कर रही है। नॉर्थ वाले पार्ट को क्या बोला गया, उत्तर वाले पार्ट को बोला गया झज्जियार, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर। और साउथ वाले पार्ट को बोला गया भडोल, इसमें देवी भडोली जी का टेम्पल स्थित है और गुग्गा गेडवी जी का टेम्पल स्थित। ये दो बातें थी। उसके बाद आ जाती है त्यूण धार। इसे हमें याद रखना है टेम्पल और फोर्ट। टेम्पल देखे तो रंबा देवी और सिद्ध गुरुनाथ, ये दो टेम्पल याद रखने हमें। और फोर्ट सरयून फोर्ट और नौरनगढ़ फोर्ट। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होती है, स्टेटमेंट में आपको नैना देवी जी दे देंगे लेकिन फोर्ट दे देंगे आपको नौरनगढ़। हमें पता होना चाहिए जो नौरनगढ़ फोर्ट है वो त्यूण धार में है, और जो कोट कैलूर फोर्ट है वो नैना देवी धार में है। इसलिए हमारे को फोर्ट पर्टिकुलरली कौन सी धार में है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर धार में कोई ना कोई फोर्ट हमें देखने को मिल ही जा रहा है। अगली आ जाती है बंदला धार। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए ये फेमस है, और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनाया गया है एनटीपीसी प्लस एनएचपीसी के द्वारा मिलकर। उसके बाद आ जाती है बहादुरपुर धार। इसमें क्या करती है बहादुरपुर धार, ये खड्ड जो है वो दो भागों में बांटती है, वो है हमारी अली खड्ड। कहाँ से आती थी, सोलन से आती थी। हमने कल इसे पूरा देखा था, बस आज हमने इसमें
इसे देख लिया लिख के। और उसके बाद ये राजा विजय चंद से किस प्रकार जुड़ी थी, क्योंकि राजा विजय चंद जी ने इसे अपनी समर कैपिटल बनाया था, यानी कि समर में यहाँ पर रहते थे। और इसके बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद आ जाती है रतनपुर धार। रतनपुर धार इसीलिए फेमस हुई क्योंकि यहाँ पर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। अमर सिंह थापा को किसके द्वारा हराया गया था, जनरल ऑक्टरलोनी के द्वारा। तो जैसे ये रतनपुर धार क्या है, फेमस हो चुकी। तो हमारे पास कितनी धारें पढ़ी हमने, 7 धारें, और 7 धारों में से किसी न किसी धार से सवाल आते ही आते हैं। तो ये हमारी 7 धारें बिलासपुर में इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आती है हमारी फेमस वैलीज। देखिए आपको पता होगा, जैसे ये हिल है, ये एक हिल है, इनके बीच में क्या होगी, घाटी होगी, वैली होगी, और यहाँ पर वैली होगी। एक इस प्रकार से वैली बनती है और दूसरी जो रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है। रिवर के आसपास भी क्या होती है, गांव बसे होते हैं, वैलीज होती है। तो देखिए अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें ये हमारी कौन सी रिवर आ रही है बिलासपुर में, हम बोलेंगे सतलुज रिवर। तो इसके किनारे किनारे ये जो एरिया हुआ वो कौन सी वैली कहलाई, सतलुज वैली। उसके बाद आती है हमारी चौथा वैली। देखिए सतलुज वैली, कसोल टू नैला। कसोल क्या है हमारे पास, इस सतलुज का बिलासपुर में एंट्री पॉइंट, और नैला क्या है, सतलुज का बिलासपुर में एग्जिट पॉइंट। तो एंट्री टू एग्जिट ये क्या बनी हमारी, सतलुज वैली। उसके बाद आती है चौंता वैली। कौन सी वैली, चौंता वैली। देखिए चौंता वैली हमारी यहीं भाखड़ा बांध के पास पास ये वाला इलाका हुआ चौंता। सतलुज वैली तो हमारी सारी ये बन गई, चौथा वैली हमारी ये बन गई। अब उसके बाद आती है हमारे पास दानवीन वैली। दानवी वैली, तो देखिए दानवीन वैली की अगर बात करें तो ये हमारी हो गई बहादुरपुर, ये होगी बांदला, के बीच में जो ये बनी वैली, ये बनी हमारी दानवी। दानवी, देखिए इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। सतलुज वैली के बारे में पता होना चाहिए कि सतलुज वैली है कहाँ, कसोल टू नैला गांव तक। चौथा वैली भाखड़ा बांध, और दाविन वैली बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला। ये वाला जो सवाल है ये पेपर में पूछा गया है, दानवीर वैली है वो किसके बीच में है। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे दे देंगे, वो यहाँ बता देंगे दानवीर वैली कि यह जजियार और क्यून के बीच में है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो दानवी वैली है वो कहाँ पर है, बहादुरपुर और बांदला के बीच में। क्या हो गया। अब देखेंगे हम रिवर सिस्टम कि बिलासपुर में कौन सी नदियां हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने अपनी रिवर की जो सीरीज चली थी उसमें हमने एक रिवर पढ़ी थी जिसका गहरा संबंध है किससे, हमारे बिलासपुर से। तो वो कौन सी थी, वो थी हमारी सतलुज रिवर। ठीक है, तो देखिए ये आपको पता होगा कि पिंक जो है वो किसकी सीमा को डोनेट कर रहा है, ये वाला पिंक एरिया किसको डोनेट कर रहा है, देखो। तो ये सतलुज हमारे कहाँ पर, बिलासपुर में कहाँ से आ रही है, मंडी से आ रही है, और छोड़ के जा रही है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पर होना था क्योंकि पंजाब में जाती है यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए अगर हम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा शिमला, ये कुल्लू और मंडी के बॉर्डर से आई और ये बिलासपुर में एंटर कर रही है। यहाँ पर ये हमारा बिलासपुर है, ये सोलन है, ये मंडी है, ये हो गया 3, और ये शिमला है। देखिए बिलासपुर में ये हमारी रिवर है सतलुज, और सतलुज की 2 सहायक 3 सहायक खड्डे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, सतलुज के बारे में पढ़ना है और हमें पढ़ना है इसकी 3 सहायक खड्डों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया मंडी, ये हमारा शिमला, ये हमारा सोलन, ये बिलासपुर। हमारी शत्रु जा रही है मंडी से, ये हमारा कसोल गांव से, ये हो गया हमारा कसोल गांव। कसोल गांव से ये बिलासपुर में एंटर कर रही है और भाखड़ा नैला गांव के पास ही हमारे हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में एंटर कर रही है। अब देखिए कि सबसे पहले सहायक खड्ड हम पढ़ेंगे शीरखड्ड। कौन सी, शीरखड्ड। जो शीरखड्ड है वो हमारे पास कहाँ पर सेंटर करती है, बिलासपुर के बॉर्डर में हटवार से, और शत्रुज में मिल जाती है सेरी गांव में। ये हो गया हमारे पास। और अगर हम वैसे ही बात करें गंबर खड्ड की, तो गंबर खड्ड जो है हमारे पास नेरी से एंटर करती है, कहाँ पर, बिलासपुर में, और डगरान के पास मिल जाती है किसमें, सतलुज में। तीसरी आती है हमारे पास अलीखड्ड। अलीखड्ड की बात करेंगे, ये कोटिहरार के पास बिलासपुर के बॉर्डर में एंटर करती है और बेरी घाट में ये सतलुज में मिल जाती है। देखिए 6 नाम है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक कौन सा, हटवार, हटवार, सेरी, नेरी, डगरान, कोटिहरार और बेरीघाट। ये 6 नाम है जो 3 खड्डों से जुड़े हुए हैं। इनको मिसमैच करके दिया जा सकता है, इसलिए हमें नाम के साथ पता होना चाहिए कि जो अगर गंबर खड्ड आ रही है तो वो हटवार से नहीं, नेरी से बिलासपुर में। मतलब ये हमारे को अगर हम डायग्राम से देख लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो झील है, यहाँ पर नो नेचुरल लेक यहाँ पर कोई नहीं है,
एक मानव निर्मित लेक है, मानव द्वारा बनाई गई झील है जो यहाँ पर है। तो देखिए, अगर हम देखें, ये रही हमारी गोविंद सागर झील की अगर हम लोकेशन देखें तो ये रही हमारी गोविंद सागर झील। ये हमारी गोविंद सागर झील उस समय का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जब बनाया गया था। देखिए, ये पूरी की पूरी गोविंद सागर झील रही, गोविंद सागर लिखा हुआ है आ रहा है ये। और देख रहे आप अगर देख रहे होंगे तो गोविंद सागर के इस तरफ क्या है, अनंतपुर साहिब वगैरह पंजाब का एरिया आ रहा है। तो देखिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं गोविंद सागर के बारे में। अगर हम देखें, गोविंद सागर का जो एरिया है वो कितना है, 168 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है, 168 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बनने से क्या हुआ था, 256 गांव जो थे वो जलमग्न हो गए थे। यानी कितने लोगों को विस्थापित करना पड़ा था, 256 गांव में जितने लोग रहते थे, 256 तो गांव थे, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या इससे भी ज्यादा होगी। और माना जाता है कि आज तक उन्हें जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और देखिए, गोविंद सागर के एंड पॉइंट पे एक भाखड़ा डैम बनाया गया है, ठीक है, जो उस समय का क्या था, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसी के चलते बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बनाया गया, उसे हिमाचल प्रदेश में उस वक्त मर्ज नहीं किया गया जब ये बन रहा था। देखिए, 1954-55 में, 1955 से लेके इसकी आधारशिला 1955 में रखी गई और 1963 तक बन के तैयार हो गया। आधारशिला रखी कब थी, 1955 में, और तैयार हुआ 1963 में। पंडित नेहरू जी ने से क्या बोला था, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि कही किसके द्वारा है, तो पंडित नेहरू जी द्वारा ये कही गई है। इसके बाद आता है हमारे पास स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे पास दो है, हो गया हमारे पास लुंड जो ददरान के पास है नियर स्वारघाट, और एक बस्सी। तो ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग। उसके बाद आता है हमारे पास टैंक या टोबा। टैंक या टोबा हमारे पास तीन है, एक हो गया हमारे पास जगत खाना टैंक, एक हो गया स्वारघाट, और एक हो गया संगवाना टैंक। तो देखिए, जो जगत खाना और स्वारघाट है ये 1874 में बनाए गए थे, और उस वक्त जो राजा थे वो थे हीराचंद जी। हीराचंद जी के द्वारा क्या बनाए गए थे, दो टैंक। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। और हीराचंद जी के बारे में जब भी मेंस में क्वेश्चन आता है कि हीराचंद जी के बारे में लिखिए, तो हम ये भी डाल सकते हैं कि उनके द्वारा सोशली क्या वर्क किया गया था। ये टैंक बनाए गए थे, इससे क्या होगा, लोगों को पानी की सुविधा हो जाएगी। ये भी पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर। ये दो टैंक, हमें डेट याद ना रहे मेंस के लिए, लेकिन ये टैंक के नाम याद रखें। प्री के लिए तो डेट्स भी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आती है संगवाना, जो बनाया गया था राजा विजयचंद द्वारा। ये हो गया। अब आता है हमारे पास, ये हमने पढ़ी अब तक ज्योग्राफी। ये जो पीछे पेज पे थे ये थी हमारी सारी की सारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हमने जो 6 के 6 पॉइंट बनाए थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। अब हम करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जिससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं बिलासपुर के। तो देखिए, फॉरेनर ट्रैवलर, कौन कौन से जो विदेशी यात्री है वो बिलासपुर में आए और किस राजा के समय काल में आए, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, विलियम मोरक्राफ्ट, ये आए थे 1820 में, और उस वक्त जो राजा थे वो थे महानचंद। ये पहला हो गया। युगल जर्मन व्यक्ति थे। और जीटी विग्ने, ये आए थे 1839 और 38 में, उस वक्त जो राजा थे वो थे खड़कचंद। देखिए, महानचंद, खड़कचंद। उसके बाद लॉर्ड मायो आते हैं 1871 में, उस वक्त राजा थे हीराचंद। हीराचंद जी के बारे में आपको यहाँ से भी 2-4 पॉइंट, जब मेंस का पेपर बनेंगे तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे कलेक्ट होते जा रहे हैं जब भी हम मेंस के बारे में हीराचंद जी के बारे में लिखेंगे अगर क्वेश्चन आए। एक तो हो गया हमारे पास, उन्होंने सोशली क्या वर्क किया था, उन्होंने बनाए थे टैंक या टोबा। उनके वक्त, उनके समय में क्या था, फॉरनर ट्रैवल भी आए थे, जिनसे इनकी दूरदृष्टिता शो हो रही है कि हीराचंद जी के टाइम पीरियड पे क्या आए थे, 1871 में लॉर्ड मायो। ये हो गए। उसके बाद आता है अदर फैक्ट्स, कि जैसे देखिए, मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, या जुग्गा आंदोलन हुआ, या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उस समय कौन कौन से राजा थे, और ये पूछा जाता है सवाल। तो देखिए, 1857 के रिवोल्ट में हीराचंद जी थे। एक और फैक्ट इनके बारे में ऐड कर लिया हमने। 1877 में दिल्ली दरबार हीराचंद जी थे, ये एक और फैक्ट हो गया इनके बारे में। 1883 से लेकर 88 तक जो जुग्गा आंदोलन हुआ था उसमें अमरचंद जी थे, मतलब उस समय राजा अमरचंद जी। 1914 से लेकर 1918 में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उस वक्त राजा विजयचंद, बी भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, विजयचंद जी थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 में आनंद चंद जी थे। देखिए, ये वाले फैक्ट हैं, ये आपको पूछे ही जाते हैं। एज द फॉलोइंग में आ सकता है। 1857 के रिवोल्ट में मान लीजिए आपका अमरचंद जी का नाम दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस वक्त हीराचंद जी थे, ना कि अमरचंद जी। तो ये थे हमारे फैक्ट। इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, अब हम कल पढ़ेंगे इसकी राजा को स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से राजा हुए, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, और उनसे कैसे कैसे पेपर में सवाल आए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।